My dear friends, let us start our discussion on September 2021 मैगजीन। ओके, कल हमने अराउंड आधा मैगजीन कंप्लीट कर लिया था। अब जो बचा हुआ आधा मैगजीन है वो हम डिस्कस करते हैं। सितंबर 2021 हम इन्वायरमेंट वाले सेक्शन तक आ गए थे, तो वहां पर हमने स्टार्ट किया था जस्ट इन्वायरमेंट सेक्शन। जैसा आप देख रहे हैं कि जो 5.1 है, प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिका इन्वायरमेंट, ये अंटार्कटिका से रिलेटेड इसमें आर्टिकल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लोकेशंस है, लाइक रॉन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ। ये दोनों के दोनों भी कहाँ पे हैं? अंटार्कटिका में है, रॉन और रॉस। सन आइस शेल्फ, इसका कुछ टुकड़ा होके सी में चला गया। ओके, तो ये रीजन न्यूज में रहते हैं, वेडल सी, रॉन आइस शेल्फ। वो पूछेगा रॉन आइस शेल्फ इज। Sir, you're not audible. अब चेक करना ऑडियो। ओके, ठीक है। तो हम अंटार्कटिका डिस्कस कर रहे थे। अंटार्कटिका हम कहते हैं इट इज अ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेस ऑफ अंटार्कटिका, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। उसको ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं। ऐसे ग्लोबल कॉमन है हमारे पास, अंटार्कटिका है, मून है, स्पेस है। ऑल दीज आर ग्लोबल कॉमन। आर्टिक इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन। जो आर्टिक है ये ग्लोबल कॉमन नहीं है, याद रखना। ओके, तो मतलब उसमें क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज क्लेम करते हैं अपना, ये हमने देख लिया था। इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पर, मैत्री और भारती। एक रिसर्च स्टेशन हमारा आर्टिक रीजन में भी है, इसका नाम है हिमाद्री। ओके, और इंडिया आर्क, ये कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च लैब, वो भी आर्टिक रीजन में है, इंडिया एआरसी, इट इज अ पीवाई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, इट इज अबाउट क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर कोस्टल सिटीज। ये क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर कोस्टल सिटीज इनके लिए है। तो क्या हुआ था, अमिड वार्निंग्स ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हाईली इंटेंस फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ये सारे आ रहे थे हमारे कोस्टल सिटीज में, लाइक बीएमसी। तो बीएमसी क्या कर रही है, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान ड्राफ्ट कर रही है इन ऑर्डर टू टैकल क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या रहता है, डेफिनेशन बस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Climate Action Plan is the detailed and strategic framework for measuring, planning, reducing greenhouse gas emissions and related climatic impacts, and provide preventive measures to address the negative outcomes of climate change. ओके, यहाँ पर जो हम सेफ गार्ड्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए, मेजरिंग, प्लानिंग, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस, और उसको जो प्रिवेंशन करना है क्लाइमेट चेंज को, इस सारी चीजों को हम कहेंगे क्लाइमेट एक्शन प्लान। ओके, जो हम बार बार सुनते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, 21st सेंचुरी में हमको क्लाइमेट चेंज कम्बैट करने के लिए जो एक्शन प्लान करना है उसको कहते हैं एजेंडा 21। इन 1992 रियो अर्थ समिट में हमने लाए थे। हेलो ओके, सर। हाँ हाँ बोलिए सर जी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर थोड़ा स्लो हाँ, लीजिए ना सर। थोड़ा सा स्लो अच्छा, सर। थोड़ा स्पीड सा। क्या, ठीक है, हाँ सर, कोई बात थोड़ा नहीं, सा कोई बस बात नहीं। सर। जज़ाकल्लाह हाँ, सर। तो देखो, हम क्लाइमेट एक्शन प्लान देख रहे थे। क्लाइमेट एक्शन प्लान मतलब क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज लिए जाते हैं उसको कहते हैं क्लाइमेट एक्शन प्लान। ओके, इसका एग्जांपल है एजेंडा 21, जो हमने रियो समिट में साइन किया था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारा 1997 का, वो भी क्या है, क्लाइमेट एक्शन प्लान ही है। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हमको कम करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम इसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन के लिए हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ओके, तो ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं, वो एक्शन प्लान ही रहते हैं। ओके, बाकी देखो इस आर्टिकल में जनरल चीजें, जो जहाँ पे जनरल चीजें आएंगी उनको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ओके, कुछ अगर स्पेसिफिक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तो उसको रीड करना चाहिए, इसको हम स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, ये एयर पोल्यूशन के ऊपर है।
World Health Organization, in its first update since 2005, has tightened global air pollution standard. अब इसने कुछ ग्लोबल एयर पोल्यूशन के जो मैक्सिमम लिमिट है उसको टाइटन किया है. ओके, अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, एयर पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए. तो हमारे पास हम एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एक रैंकिंग पब्लिश करते हैं. एक इंडेक्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेक्स. ओके, ये पब्लिश करता है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसमें 12 पैरामीटर्स हैं. ओके, पैरामीटर्स पढ़ो ध्यान से. अब इसमें कुछ चीजों का हम पर ध्यान देना है. लाइक यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मेंशन है, देर इज नो CO2. CO2 क्यों मेंशन नहीं है यहाँ पर? CO2, why CO2 is not mentioned? Is CO2 is a pollutant? CO2 पोल्यूटेंट नहीं है, CO2 नेचुरली प्रेजेंट रहता है. ओके, बस वो हार्मफुल इसलिए क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है. ओके, सो पोल्यूशन वाले कोई भी इंडेक्स ले लो, उसमें CO2 नहीं रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है. पोल्यूटेंट मतलब जिससे एयर की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है. ओके, फिर दूसरी चीज यहाँ पर PM10 और 2.5 दो चीजें हैं. तो अब मुझको बता, दोनों में से डेंजरस कौन सा है, PM10 और 2.5? 2.5 क्यों डेंजरस है? स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज है तो इनहेल होगा, लंग्स में जाएगा, और फिर हमको रिस्पायरेटरी डिसीजेस होंगे. ओके, और तीसरी चीज ओजोन. ओजोन हम कहते हैं यूजफुल गैस है. ओजोन इज यूजफुल इन स्ट्रेटोस्फियर, अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. ओके, बट ऑन ग्राउंड लेवल इट इज अ पोल्यूटेंट. ओजोन क्या है, ये पोल्यूटेंट है ऑन ग्राउंड लेवल, याद रखना. और एक इंडेक्स रहता है वहां पर, जैसे नेक्स्ट है, ऐसा और एक है, कल हमने देखा था एयर क्वालिटी इंडेक्स. ओके, हम शून्य कैंपेन देख रहे थे. शून्य कैंपेन, द कैंपेन एम्स टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसको लाया गया है. अ, और इसको जो लॉन्च किया है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ये दो बॉडीज हैं जिसने इसको लॉन्च किया है, नीति आयोग और रॉकी इंस्टीट्यूट. क्या हुआ, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप अ प्लास्टिक पैक फॉर. ओके, सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी मतलब क्या रहता है? चेक करो, ऑडियो और स्क्रीन आ रही है, देखो. ठीक है. सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी हम देख रहे थे. इसमें क्या रहता है, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, तो उसको क्या करना है, रिप्रोसेस करना है और रीयूज करना है. इसको कहते हैं सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी. ओके, तो ये इंडिया मतलब इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा है. और इंडिया प्लास्टिक पैक्ट क्या है, हैज लॉन्च एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन WWF इंडिया एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इतना कुछ खास है नहीं.
तो इससे क्या होगा, द इनिशिएटिव ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द स्टेक होल्डर अक्रॉस द होल वैल्यू चेन मतलब जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, टू गेट टाइम बाउंड टारगेट बेस्ड कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म करंट लीनियर प्लास्टिक सिस्टम इनटू सर्कुलर। लीनियर प्लास्टिक मतलब एक बार प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हो गई ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। पर सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट है उसको फिर से रिफर्बिश करके सिस्टम में लेकर आते हैं। इसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, ये आंसर्स में ये कीवर्ड्स यूज करना है सर्कुलर इकोनॉमी के। और हमारे इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं। सबसे पहले आए थे 2016 में, मिनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, और उसको बाद में अमेंडमेंट किया 2018 में और 2021 में। हर बार जब भी अमेंडमेंट आता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। 16 में फर्स्ट टाइम आया था, तो जो लोकल बॉडीज है हमारे अर्बन रूरल, तो उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा गया, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई कि लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए। फिर जो 18 में अमेंडमेंट आई, इसमें एक क्लॉज लेकर आए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रोड्यूसर है, जैसा प्लास्टिक कैरी बैग जो बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी रहेंगी कि वो यूज होने के बाद उसको रिकलेक्ट करे और रिप्रोसेस करे। और 2021 में भी इसमें अमेंडमेंट लाए, जिसके जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ही यूज करके बाद में फेंक देते हैं, जैसा वो जो हम डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह रहते हैं, इसको सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। ओके, तो ये चीजें याद रखना। और जहां तक ईपीआर की बात आती है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम लाया गया था ई वेस्ट के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए रहता है ना, उसके लिए, बाद में प्लास्टिक वेस्ट के लिए लाते हैं। और जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, याद रखिए। मिथेनॉल इकोनॉमी, इसके ऊपर एक कुछ आर्टिकल आया है। ओके, मिथेनॉल फ्रॉम कोल। मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, इससे कोल से बनाया जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है, इसका नाम है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिंथेटिक गैस, which is mixture of hydrogen, carbon monoxide and carbon dioxide. ओके, सिन गैस के टर्म याद रखना। कोल, कोल क्या रहता है हमारा, कोयला, ये सॉलिड रहता है। अब कोयले में क्या रहेगा, फ्यूल भी रहेगा, साथ में इम्प्योरिटीज भी रहते हैं, सल्फर, ऐश, ये सारी चीजें। पर अगर उसको हम गैसिफाई करते हैं, जो यूजफुल पार्ट है उतना ही आप गैसिफाई कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटीज कम हो जाते हैं और इट एक्ट्स एज अ क्लीन फ्यूल। इम्प्योरिटीज कम हो गए तो पोल्यूशन भी कम होता है। इसमें क्या रहता है, जो सिंथेटिक गैस है, इसमें तीन चीजें हैं, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तीन चीजें याद रखनी, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सीएनजी में क्या रहता है, हम जो सीएनजी यूज करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, इसमें क्या रहता है, इसका कंटेंट क्या है, कोई बताएगा? या फिर नेचुरल गैस का कंटेंट बताओ। नेचुरल गैस मतलब क्या रहता है? हाँ, नेचुरल गैस मतलब मीथेन। कंप्रेस नेचुरल गैस मतलब मीथेन ही रहेगा, उसको बस प्रेशर में स्टोर करते हैं। प्रेशर ज्यादा बढ़ा है ना गैस के ऊपर, तो लिक्विड हो जाता है। ओके, तो कंप्रेस नेचुरल गैस होता है हाई प्रेशर के अंडर मीथेन को स्टोर किया जाता है। ओके, फिर एक और रहता है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस। ये भी मीथेन ही रहेगा, पाइप्ड मतलब इसका पाइप के जरिए ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, पीएनजी, सीएनजी, पीएनजी हो गया, ये देखिए। अब और एक रहता है टर्म, एच सी एन जी। एच सी एन जी क्या रहता है ये? हाँ, हाइड्रोजन प्लस NH4, H2 + CH4, इसको कहेंगे एच सी एन जी। ठीक है, ये भी फ्यूल, ये भी सीएनजी से भी ज्यादा क्लीनर फ्यूल है। दिल्ली में इसको यूज किया जा रहा है बसेस में वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, HCNG। हम डिफरेंट फ्यूल्स डिस्कस कर रहे थे, CNG, SCNG, NG, इसके कंपोनेंट याद रखना। ओके, पर अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि CNG मतलब सिर्फ मीथेन ही रहता है, साथ में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है। ओनली मीथेन वगैरह से एक्सट्रीम मतलब ऐसा एक्सट्रीम नहीं रहता है कोई भी प्योर फॉर्म में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी तो रहेगा ही। ओके, याद रखना इसको।
एक आर्टिकल है पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ओके, हम पढ़ते हैं आईयूसीएन। आईयूसीएन क्या करता है? रेड लिस्ट पब्लिश करता है। रेड लिस्ट में एनिमल के डिफरेंट कैटेगरीज रहते हैं। ओके, तो जैसा कि फॉर एग्जांपल सबसे जो अब जो कोई बचा ही नहीं उसको एक्सटिंक्ट कहते हैं। ओके, फिर एक रहता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब ऐसे स्पेशीज जो सिर्फ अभी जू में या कैप्टिव ब्रीडिंग में, तो उसको कहेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। फिर इसके बाद जो आता है हमारे, वो रहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड कहते हैं इसको, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसका थ्रेट मतलब ये है लेकिन बहुत सारा इसको थ्रेट है। क्रिटिकल जैसा एशियाटिक चित्ता वगैरह ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आएंगे। उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, और उससे कम वाला रहता है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ओके, ये तीन कैटेगरीज हैं। ओके, ये तीनों को मिला के हम कहते हैं थ्रेटन कहते हैं। ओके, और इसके नीचे रहता है नियर थ्रेटन, एंटी जिसको कहते हैं नियर थ्रेटन। और उसके बाद रहता है लिस्ट कंसर्न। ये याद रखना, कैटेगरीज रहते हैं ऐसे एनिमल्स के बेस्ड ऑन देयर थ्रेट। ओके, तो यहाँ पर एक नया उसने कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है, पॉसिबली एक्सटेंट। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि अब वो नहीं है। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे स्पेशीज हैं, दे वेयर लास्ट असेस्ड इन 1900। 100 साल पहले उनका असेसमेंट हुआ था। पोस्ट विच देयर प्रेजेंस एंड अपडेट्स टू देयर पॉपुलेशन हैज नॉट बीन फाउंड। उसके बाद उनको देखा नहीं गया, उनका अपडेट्स उतने ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिले, तो इसको कहते हैं पॉसिबली एक्सटेंट। तो कुछ स्पेशीज को ऐड किया गया है, पिंक हेडेड डक, ये मलाई ओल, डेक्कन बाब। अभी याद करते नहीं बैठना है, बस एक पॉसिबल एक्सटेंट क्या रहता है इतना रहने दो। और थोड़ा सा कोई एक हट के इमेज दिखता है तो उसको देख लेने का। ये बटरफ्लाई रे। ओके, तो ऐसे कुछ स्पेशीज को ऐड किया गया है। ओके, यहाँ पे दिया है कैटेगरीज, एक्सटेंट, थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न। ओके, ये कैटेगरीज रहते हैं। आयुसीएन के बारे में याद रखना, इसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, ग्लांस। It is the world's oldest global environmental organization having more than 1,400 members. अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बोलेंगे IUCN is an intergovernmental organization. ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा देंगे, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी रहेंगे, पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप भी रहेंगे, और एनजीओज भी रहेंगे, सारे लोग रहते हैं इसमें। ओके, तो उस पर ध्यान देना, गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी दोनों भी है इसमें आईयूसीएन में। ओके, किसी कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, अब देखो, और दूसरा न्यूज में क्या था, तमिलनाडु टू सेटअप इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग जिसको सी काउ कहते हैं, इसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु बना रहा है। ओके, डुगोंग ये तमिलनाडु कोस्ट पे मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में। और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, इट इज वल्नरेबल। और जो डुगोंग है, इट इज ओनली हर्बीओरस मरीन मैमल। मरीन मैमल और हर्बीओर है, याद रखना इसको। लाइफ स्पैन इसका 70 साल का रहता है, और ब्रीड 2.5 to 7 years रहता है, ये याद रखना। जो हमको याद रखना है आईयूसीएन के स्पेशीज, वो ये पेज पर लिस्ट दी गई है, जो हमारे फ्लैगशिप स्पेशीज हैं। इस इतने स्पेशीज को थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना, बाकी सारे स्पेशीज रटने की जरूरत नहीं। जैसा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसमें क्या क्या आएंगे, लाइक ग्रेट इंडियन बस्टार्ड आएगा, ये बर्ड है। हंगुल, ये डियर है। और एशियाटिक चित्ता, साइबेरियन क्रेन। ओके, ये आते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड। देन इंडेंजर्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी तहर, सांगाई डियर। सांगाई डियर ये लोकतक लेक में मिलती है, मणिपुर में। एशियाटिक लॉयन, ये भी इंडेंजर्ड है। देन डॉल्फिन के तीनों टाइप, इरावडी, गंगेटिक और अरेबियन सी हम्पैक डॉल्फिन, ये तीनों भी क्या है, इंडेंजर्ड है। टाइगर, एलिफेंट, रेड पांडा, गोल्डन महासिर, ये लोग भी इंडेंजर्ड है। इसके बाद जो वल्नरेबल है, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड, दे आर वल्नरेबल। ओके, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये भी वल्नरेबल है। इसको याद कैसा रखेंगे, हाँ, राइनो का देखो फेस है और उसका हॉर्न रहता है, दोनों के बीच में वी शेप बनता है। ओके, तो ऐसा याद रखो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो इज वल्नरेबल। नेक्स्ट, अफ्रीकन चीता। अफ्रीका का शेप याद रखो, इट इज वी शेप, तो अफ्रीकन चीता क्या है, वल्नरेबल है। ओके, एशियाटिक चीता ऊपर देखा था हम, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
और अगर हम ऐसा कहें कि एशियाटिक चीता इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया, ये सही है गलत है? एशियाटिक चीता अभी इंडिया में नहीं मिलता है, खत्म हो गया। सही है। ओके। हाँ, तो अभी हम उसको रीइंट्रोडक्शन करने वाले हैं, प्लानिंग चल रहा है। नामीबिया से अफ्रीकन चित्ता लेकर आ रहे हैं, एशियाटिक नहीं अफ्रीकन, तो वो लाके रीइंट्रोड्यूस करेंगे। और अफ्रीकन ठीक है, नामीबिया से ला रहे हैं। हाँ, एशियाटिक चित्ता अभी सिर्फ ईरान में है। ओके। इसके बाद देखो कुछ स्पेशीज हमारे नियर थ्रेटन्ड है, चिरोगोट, यूरेशियन ओटर वगैरह ये। ओके। और वल्नरेबल में जो कि हमने देखा, अफ्रीकन चित्ता, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, लिदरबैक टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, डुगोंग, ये सारे के सारे वल्नरेबल स्पेशीज हैं। ओके, याद रखना। वल्चर्स जिसको हम गिदाड़ कहते हैं, ओके, इसके 4 स्पेशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। उसके नाम याद रखो, व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड। ये 4 स्पेशीज हैं वल्चर्स के जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, याद रखना इसको। इसके बाद कुछ कन्वेंशंस वगैरह हैं, ये आपके लिए वैसा होमवर्क है, इसको पढ़ो। बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, जैसा बेसल कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, उसके लिए ये नॉन बाइंडिंग है। और रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन ये दोनों भी बाइंडिंग है। वियना कन्वेंशन, जनरली कन्वेंशन नॉन बाइंडिंग रहते, प्रोटोकॉल बाइंडिंग रहते। वियना कन्वेंशन 1985 इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग। उसके अंडर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, इट इज बाइंडिंग। फिर एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। इसके सम ट्रीटीज आर बाइंडिंग, सम आर नॉन बाइंडिंग। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, यूएनएफ ट्रिपल सी रहना चाहिए वहां पे। सो इट इज लीगली नॉन बाइंडिंग। ओके, यूएनएफसीसी लीगली नॉन बाइंडिंग। उसके अंडर में जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इट इज बाइंडिंग। अब ये बाइंडिंग सारे कंट्रीज को नहीं रहता है, जो पार्टी साइन और रेटिफाई करते उनके लिए बाइंडिंग रहता है। ओके, साइन मतलब हमारे लीडर वहां पे जाके बस एक साइन करके आते, उसको साइनिंग बोलता है। और जब वही रिजोल्यूशन हमारे पार्लियामेंट में पास होता है, उसको कहते हैं रेटिफिकेशन कहते हैं। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल इज बाइंडिंग, साइट्स इज ऑल्सो बाइंडिंग, पेरिस एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग, इवन सीसीडी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू काउंटर डेजर्टिफिकेशन, इट इज लीगली बाइंडिंग। किगाली अमेंडमेंट बाइंडिंग है और कार्टाजेना नागोया बाइंडिंग है। ओके, इसके बाद देखो पेरिस, पेरिस एग्रीमेंट में कैसा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देर इज नो लीगली बाइंडिंग टारगेट बट ऑब्लिगेशन टू रेगुलरली सेट नेशनल टारगेट इज बाइंडिंग। बाइंडिंग टारगेट कुछ ऐसा नहीं है, पर आईएनडीसी सेट करना हर कंट्री को बाइंडिंग है। टारगेट कितने सेट करना है वो आप डिसाइड करो, इसलिए उसको वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है। यूनेस्को डिक्लेयर्स वर्ल्ड फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है। यूनेस्को एक प्रोग्राम चलाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। इसके अंडर में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं। इंडिया में ऐसे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से 12 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। 12 रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को है, जैसा नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमरी, सिंपलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कांचनजोंगा, पन्ना। पन्ना अभी लेटेस्ट एडिशन। ओके, ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया के यूनेस्को के लिस्ट में है, मैप प्रोग्राम में। और टोटल ऐसा हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। Yes, आ रही sir. है सर। आ रही है. अरे ओके, हम चाइल्ड मैरिज डिस्कस करते हैं। देखो, ओडिशा गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट अ प्लान टू मेक स्टेट कंप्लीटली फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज। और वैसे भी, और एक इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि गवर्नमेंट वांट टू रेज द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। अभी फिलहाल 18 है, तो उसको 21 करना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर हमने एक बार हिस्ट्री भी डिस्कस कर लिए थे, जो चाइल्ड मैरिज एज से रिलेटेड जो डिफरेंट एक्ट्स हैं हमारे पास, उसके बारे में। फिलहाल जो है हमारे पास, फॉर मैरिजेबल एज इज फॉर बॉयज 21, गर्ल्स 18। और ये जो दिया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके अंडर में
दूसरा, इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड, 1/3 ऑफ द ग्लोबल टोटल। चाइल्ड मैरिज के लिए उसके अगेंस्ट में बहुत सारे एक्ट सोशल रिफॉर्मर्स में काम किया है, लाइक राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेहराम जी मलबारी, ये सारे लोग इसमें काम कर रहे थे। रुक्माबाई केस इसमें फेमस है। रुक्माबाई, इनके बचपन में ही शादी हो जाती है, ओके, पर ये क्या करते हैं, अपने पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप मायके में ही रहते हैं। फिर इनका हस्बैंड वो भी पढ़ाई करता है। उसके बाद में जब पढ़ाई वगैरह खत्म हो जाती तो वो बाद में रखमाबाई को अपने घर बुला लेता है। पर रखमाबाई कहते हैं कि मतलब मेरी शादी मेरे बचपन में हुई थी, और लेकिन अभी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना करना चाहती हूँ, मुझको मतलब ये मैरिज बॉन्ड में नहीं रहना है। पर दादा जी क्या करते वो टाइम पे, फिर कोर्ट में चले जाते और बोलते, कोर्ट को बोलते कि इनको ऑर्डर दे दो कि ही इज माय वाइफ, इनको मेरे घर में आना चाहिए। ओके, पर वो केस चलता है, और फिर बाद में उसका सेटलमेंट हो जाता। दादा भाई को कुछ कंपेंसेशन दिया जाता है रखमाबाई की तरफ से, और मतलब डाइवोर्स हो जाता है उनका। रखमाबाई आगे चल के डॉक्टर बन जाते। तो एक यूपीएससी पीवाई क्यों था, रखमाबाई केस, रखमाबाई राउत केस इज रिलेटेड टू, दो तीन स्टेटमेंट दिया था उसने। तो मेनली इट इज रिलेटेड टू राइट एज ऑफ मैरिज वगैरह, इसके बारे में था। और चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस एक्ट, ये काफी फेमस एक्ट है, शारदा एक्ट इसको कहते हैं। passed in the Imperial Legislative Council of India, fixed the age of marriage for girls 14 years and for boys 18 years. ओके, फिर उसको बाद में बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चलाता है गर्ल्स के लिए, लाइक कन्याश्री प्रकल्प, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करते हैं, कैश ट्रांसफर स्कीम है, और ताकि गर्ल्स चाइल्ड को सेकेंडरी एजुकेशन उनका हो जाए। और गवर्नमेंट क्या करता है, इनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता है, और वो 18 साल के बाद आपको मिल जाएंगे पैसे। ठीक है, तो ये है। उज्ज्वला स्कीम भी है, और टू प्रिवेंट prevention from immoral trafficking and rehabilitation of traffic victims, which also abet child marriage। तो ये सारे ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू करने के लिए वुमन को उज्ज्वला स्कीम है। राइट टू एजुकेशन एक्ट न्यूज में था, यहाँ पर याद रखना, राइट टू एजुकेशन ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी लाया था 2009 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये एक्ट के अंडर में याद रखना, 25% सीट्स रिजर्व रहेंगे मार्जिनलाइज चिल्ड्रन के लिए। ये जो प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं इनकी बात चल रही है, प्राइवेट स्कूल जो कॉन्वेंट वगैरह सारे स्कूल्स आएंगे इसमें। 25% सीट्स रिजर्व रहेंगे फॉर मार्जिनलाइज पुअर चिल्ड्रन के लिए, याद रखना, इसको आरटीई कहते हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा आया है, और उसने बोला कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो एग्रीकल्चर में वो बढ़ रहा है। तो ये देखो, अभी फिलहाल 45.6 हुआ है, पहले 42 था। मतलब ये जो बढ़ रहा है, तो देखो दो, ये पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। पॉजिटिव इसलिए कि वुमन का एम्प्लॉयमेंट में शेयर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट करेंगे, फिर थोड़ा सा इनकम भी मिलेगा, एम्पावरमेंट होगा। ओके, पर दूसरा इसका निगेटिव ये है कि मतलब इनका एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, पर इनके नाम पे लैंड राइट्स बहुत कम है, जिसको हम ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कहते हैं। वुमन का एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है, अराउंड 14 to 50%, 15% है। और उनका एफएल एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्टिसिपेशन 45% है। ओके, तो ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स है, इट इज द मेजर इशू। ओके, यहाँ पर वही दिया है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे स्कीम चला रहा है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये चलाई जाती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर में, टू इम्प्रूव द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमन इन एग्रीकल्चर। ओके, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ये एनसीआरबी पब्लिश करता है, हर साल आती है। एनसीआरबी ये एमएचए के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, इस ये फाइंडिंग्स देता है, जैसा क्राइम अगेंस्ट वुमन, क्राइम अगेंस्ट एससी, क्राइम अगेंस्ट एससी, राइट्स कितने हो गए, फिर इसी तरीके से थेफ्ट्स वगैरह ऐसे क्राइम्स,
तो सारे टाइप के क्राइम्स का ये मेंशन करता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन आज इस साल की रिपोर्ट में था, केसेस अगेंस्ट वुमन डिक्लाइन हो गए बाय 8.3%। ओके, ये बहुत रेयर होता है ऐसा, हर साल बढ़ रहे हैं। पिछले साल कम हो गए। उसका मेन रीजन ये था कि लॉकडाउन लॉकडाउन की वजह से क्या हो गया, सब लोग घर पर ही थे, तो जो वर्क प्लेसेस पे वगैरह जो क्राइम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान जो क्राइम होते हैं वो बहुत कम हो गए। पर डोमेस्टिक क्राइम्स बढ़ गए हैं, जिसको हम शैडो पैंडेमिक, ये टर्म बहुत न्यूज में चल रही थी कोविड लॉकडाउन के टाइम, शैडो पैंडेमिक। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था कोविड-19 में। इंडिया क्राइम रेट वगैरह देखो। एनसीआरबी को 1986 में बनाया गया टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर इन लिंकिंग क्राइम टू परपिट्रेट। ये ऑनलाइन डिपॉजिटरी पूरी तैयार करेगा। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण, ये हर साल रिपोर्ट आती है, रैंकिंग रहती है इसमें सिटीज की। ओके, सिटीज को रैंकिंग देता है बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस, याद रखना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और साथ में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर पब्लिश करते हैं। ये सिर्फ अर्बन सिटीज के लिए है और रूरल एरियाज को ये कवर नहीं करता है, स्वच्छ सर्वेक्षण। और सबसे क्लीन सिटी तो हमको पता है, इंदौर ही रहता है हमेशा टॉप पर। यहाँ पर एक अथॉरिटी न्यूज में है, जिस एक बॉडी है जिसका नाम है क्यारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कहते हैं। जो चाइल्ड अडॉप्शन है उसको ये रेगुलेट करता है, जो क्यारा नाम की बॉडी है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये एक्ट्स एज अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन बोथ इन कंट्री और इंटर कंट्री। मतलब इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक अडॉप्शन को ये ओवरसी करता है, क्यारा अथॉरिटी है। यहाँ पर और एक टर्म न्यूज में है, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड मतलब क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं फूड फूड में। जैसा गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में क्या रहता है, बताओ कोई। गोल्डन राइस ये फेमस है, इसमें विटामिन ए ऐड किया हुआ है गोल्डन राइस। देखो, इंडिया में फूड सिक्योरिटी तो हो गई, पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी अचीव नहीं हुई है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत है हमारे पास। ओके, हाईएस्ट अंडर नरिश पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया में है। दूसरी बात, मोर देन एनीमिया, देखो एनीमिया, अराउंड 57% वुमन आर एनीमिक। स्टंटिंग कितना इंडिया में, 34% है। वेस्टिंग 17, स्टंटिंग की आधा वेस्ट। तो इतना हमारे पास न्यूट्रिशनल ये है, डिसऑर्डर्स हैं। ओके, तो इसलिए इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है, और उसके अंडर में बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ये सारे स्कीम्स वगैरह लेकर आए। और एक स्कीम भी है, नेशनल पोषण मिशन, वो भी लेकर आए हैं। ओके, यहाँ पर एक बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करता है, और कृषि विज्ञान केंद्र इसने बनाए हैं ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च प्रमोट करने के लिए। आईसीआर के कंटेक्स्ट में एक याद रखना, ये एग्रीकल्चर जो भी एजुकेशन है हमारे पास, उसको रेगुलेट ये आईसीआर करता है। जैसा मिड हमारा इंजीनियरिंग एजुकेशन एआईसीटी करता है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर एजुकेशन आईसीएआर ये रेगुलेट करेगा। ओके, कोल बेस्ड हाइड्रोजन, अभी हम प्रमोट कर रहे हैं हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल कॉन्स्टिट्यूटेड टास्क फोर्स एक्सपर्ट कमेटी टू प्रिपेयर रोड मैप फॉर कोल बेस्ड हाइड्रोजन। मतलब कोल से हाइड्रोजन तैयार करेंगे। अभी हमने देखा था कोल से सिनगैस तैयार कर रहे थे, ऐसे कोल से हाइड्रोजन, क्योंकि एच एच तो रहता है ना कंपोनेंट, CH4 वगैरह, तो एच को सिर्फ निकालना, मतलब उसको हाइड्रोजन कहते हैं, कोल बेस्ड हाइड्रोजन। तो मेजर जो कोल है देखो हमारा, ब्लैक कोल, ब्राउन कोल, ग्रीन कोल, ऐसा रहता है।
कोल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन मेकिंग। अगर कोल से हम अब हाइड्रोजन बनाते हैं, इसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। अगर हम नेचुरल गैस से कोल बना रहे हैं, मतलब मीथेन से, उसको हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन बनाते हैं, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। याद रखना, ऐसे टर्म्स यूपीएससी का फेवरेट है, ये पूछता है। लास्ट ईयर उसमें पूछा था ब्लू कार्बन क्या रहता है। जो कार्बन जो ओशन में सिक्विस्ट्रेशन हम करते हैं, उसको कहते हैं ब्लू कार्बन। ओके, अब इस साल पूछेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या रहता है। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन अब ये क्या करते हैं, वाटर से बनाते हैं। वाटर में भी क्या रहता है, H2O तो रहता है ना। अब H2O को ब्रेक करना है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनाती है, मतलब सोलार से या विंड से। और उससे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। याद रखना। अभी हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है। एक डिसीज न्यूज में, हवाना सिंड्रोम। US intelligence officer reported symptoms of Havana syndrome while he was in India earlier this month. ये एक सिंड्रोम है, अक्सर डिप्लोमेट को में पाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम हवाना, जो क्यूबा की कैपिटल है, वहां पर मिला। वहां से जो यूएस डिप्लोमेट वापस आए थे, उनको हो रहा था। तो इसकी कंडीशन क्या है, हियरिंग सर्टन साउंड्स, नोशिया, हेडेक, मेमोरी लॉस, ऐसे इश्यूज होते हैं। ओके, तो अभी जो इंडिया से रिटर्न गए यूएस वहां के डिप्लोमेट, तो उनमें ये सिम्टम्स दिखाई दिए। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर रिलीज थर्ड स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स। ओके, ये फसाई मेनली इसमें काम करता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिलीज किया है। ओके, इसके बाद देखो, और एक स्कीम न्यूज में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट विल इनेबल इंटर ऑपरेबिलिटी विद इन डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटलाइजेशन कराना है इनको, तो इसलिए हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये स्कीम लॉन्च की। इसमें क्या करेंगे देखो, डिजिटल हेल्थ आईडीज दिए जाएंगे। जो डॉक्टर्स रहते हैं, नहीं, ये सारे सिटीजन्स को डिजिटल हेल्थ आईडी। फिर डॉक्टर्स के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री वो रहेगा। और हेल्थ केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल जो रहेंगे, उनके लिए हेल्थ केयर हॉस्पिटल रजिस्ट्री। ओके, ऐसा सारा फिर डाटा रहेगा, पेशेंट की हिस्ट्री भी रहेंगी। ओके, इससे क्या होगा, टेलीमेडिसिन वगैरह ये सारी चीजें प्रमोट होंगी। फिर जो हमारे पास डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो मिसमैच है, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ये आइडियली रहना चाहिए 1:1000। इंडिया में है 0.7:1000। तो डॉक्टर का शॉर्टेज है हमारे पास, तो इसलिए ये ऐसे इनिशिएटिव्स प्रमोट कर सकते हैं हम। गुप्ता पीरियड के कुछ टेम्पल्स रिकवर हुए हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, कुछ गुप्ता किंग्स के यहाँ पर नाम है। कुमार गुप्ता, ये चंद्रगुप्ता टू का सन था। और इसने क्या किया था पता है, इसके टाइटल थे शंकरादित्य, महेंद्रादित्य। और इसने नालंदा यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन किया था। कुमार गुप्ता, नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, और जो आ रहे हैं, आ रहा सर। आ रहे हैं, हाँ। हम कुमार गुप्ता डिस्कस कर रहे थे। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। ओके, और ये मतलब अच्छा किंग था, पावरफुल किंग था। इसके बाद स्कंदगुप्ता आता है, और स्कंदगुप्ता के बाद वीक रूलर्स आते हैं और गुप्ता डायनेस्टी का एंड हो जाता है। उसके एंड में एक एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको हुना कहते हैं। हुना के इन्वेजन्स होते हैं इंडिया में। ओके, और इसकी वजह से गुप्ता का डिक्लाइन होता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता ने बनाई थी। और एक फेमस यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी, कोई बताएगा। हाँ, धर्मपाला, वो पाला डायनेस्टी का किंग था। बराबर, 750 to 1000, वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का फेज है, वो पीरियड में इसने बनाया था। ओके, अब देखो और कुछ चीजें हैं।
गुप्ता की कुछ फेमस टेम्पल हम डिस्कस करेंगे। गुप्ता जो थे ये नगरा स्टाइल के पायनियर थे। नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, वो गुप्ता पीरियड में मतलब फर्स्ट टाइम में फुल फ्लेज टेम्पल्स आए हैं। इंडस वैली में टेम्पल्स नहीं थे, याद रखना। इंडस वैली में टेम्पल्स श्राइन्स ये नहीं थे। ओके, गुप्ता पीरियड में टेम्पल आते हैं नगरा स्टाइल। तो इसमें देखो कुछ फेमस है। जैसा एक विष्णु वरा टेम्पल है, ईरान, ERAN, ये MP में है, मध्य प्रदेश। और दूसरा एक फेमस टेम्पल है दशावतार टेम्पल, ये यूपी में है। ये दो टेम्पल के नाम याद रखना जो गुप्ता पीरियड के हैं। ओके, बाकी जो फीचर्स याद रखना है, नगरा वर्सेस द्रविड़ा, डिफरेंसेस क्या है, कोई बताएगा मुझको? नगरा वर्सेस द्रविड़ा, शायद ये डिस्कस किए थे हमने, ये थे ना। नगरा वर्सेस द्रविड़ा, डिफरेंस क्या रहता है? जैसा कि जो टेम्पल है हमारा, ओके, नगरा टेम्पल में जो ऊपर का जो पीक रहता है, पीक ये कर्वी लीनियर शेप में रहता है, ऐसा कर्वी लीनियर शेप में, इसको शिखरा कहते हैं। और द्रविड़ा में जो पीक रहता है वो पिरामिडल शेप रहता है। ओके, ऐसा, इसको कहते हैं विमाना कहते हैं। यहाँ पे शिखरा है और इधर विमाना है। ओके, फिर दूसरी चीज, जो बाउंड्री वॉल्स रहते हैं द्रविड़ा टेम्पल्स में, बाउंड्री वॉल्स रहते हैं, नगरा को बाउंड्री वॉल्स नहीं है। ओके, फिर जो गेटवेज रहते हैं वहां पर बड़े बड़े गोपुरम रहते हैं। अब यहाँ पे एंट्रेंस रहा है, एंट्रेंस पे एक बड़ा गोपुरम रहेगा। ओके, ये द्रविड़ा में रहता है। फिर जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक भी द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल में ज्यादा थे, वाटर टैंक, द्रविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल। फिर ये दोनों में भी पंचायतना स्टाइल थी, नगरा एज वेल एज द्रविड़ा, दोनों में पंचायतना स्टाइल थी। मतलब बीच में सेंट्रल डेटी रहेंगी, साइड में चार सब्सिडरी श्राइन्स, मतलब छोटे गॉड, बीच में सेंट्रल डेटी। पर दोनों में डिफरेंस क्या था? द्रविड़ा में सेंटर जो सब्सिडरी श्राइन्स है इसके ऊपर भी शिखरा बनाए गए थे, विमाना बनाए थे। यहाँ पर क्या रहता था, नगरा में सिर्फ सेंट्रल डेटी के ऊपर ये रहेगा, शिखर रहेगा। ओके, साइड वालों पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमको पता रहना चाहिए। मंडप, मंडप जिसको बोलते हैं, हाँ, मंडप भी देखो द्रविड़ा स्टाइल में था मंडप। वहां पे भरतनाट्यम वगैरह सारे डांस वगैरह हुआ करते थे। आसाम का एक ट्राइब है, आसाम की दिमासा ट्राइब, ये जुडीमा राइस से वाइन बनाती है। ओके, तो इसको GI टैग मिला है। दूसरा एक मीनाकारी आर्ट न्यूज में थी। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ पेंटिंग एंड कलरिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स एंड सिरामिक्स। ये मेंटिंग मेटल्स पे वर्क किया जाता है, मेटल और सिरेमिक पे। और इसको मुगल्स ने पैट्रोनाइज किए थे। ओके, राजा मानसिंह और मुगल्स। तो इसके कुछ नीचे फोटोज हैं, मीनाकारी। ओके, याद रखना, सारे मीनाकारी है, ये भी मीनाकारी है। आ, देखो कुछ स्कीम्स न्यूज में, नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति निर्माण। जो अर्लियर मिड डे मील स्कीम जो थी उसको रीनेम किया गया, अब उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण शक्ति। ओके, तो इसका हिस्ट्री हमको पता रहना चाहिए। कि मतलब ये जो सबसे पहले कौन से स्टेट में आई ये स्कीम? मिड डे मील तमिलनाडु में आई। वो टाइम वहां पर जो चीफ मिनिस्टर थे के कामराज थे। ओके, याद रखना, के कामराज वॉज CM। नेक्स्ट, ये जो स्कीम है इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। और जो पेमेंट रहता है 60:40 रहता है। ओके, 60% सेंटर खर्च करेगा, 40% स्टेट करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंडर में फ्री LPG कनेक्शन दिए जाएंगे टू द वुमन फ्रॉम BPL। उज्ज्वला अभी हमने और एक देखा था, जो ट्रैफिकिंग वाले जो रेस्क्यू वुमन हु आर इंडल्ज इन ट्रैफिकिंग वगैरह ऐसे जो इसमें है, उनको रेस्क्यू करने के लिए भी उज्ज्वला स्कीम है। वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन और चाइल्ड डेवलपमेंट की है। और ये जो स्कीम है इट इज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, फ्री LPG कनेक्शन, और इन द नेम ऑफ वुमन, वुमन के नाम पे दिया जाएगा LPG कनेक्शन। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हाँ, अब इसमें बताओ मुझे LPG में क्या रहता है? क्या रहता है LPG में?
इसके कंपोनेंट क्या है? अभी आप घर में यूज करते हैं तो हम, हाँ बताओ कोई। मेथेन सर। मीथेन नहीं रहता है। मीथेन तो नेचुरल गैस पीएनजी वगैरह उसमें रहेगा। सर अमोनिया। एलपीजी में रहता है। नहीं, अमोनिया भी नहीं। ब्यूटेन ब्यूटेन। ब्यूटेन। प्लस प्लस प्रोपेन रहता है। ब्यूटेन और प्रोपेन ये दो इसमें रहते हैं एलपीजी में, याद रखना इसके नाम। एलपीजी ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट देखो, अटल पेंशन योजना। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारा, उनके एम्प्लॉयज के लिए पेंशन स्कीम हमने लाए हैं। मतलब क्या है, जनरली पेंशन वगैरह जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही मिलता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम रहता है। ऊपर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे कुछ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद ही एक स्कीम चालू किया है। और ये जो स्कीम है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने किया है। इसमें जो पेंशन मिलेगा, मंथली पेंशन ऑफ 1000 टू 5000 एक रेंज है, और आफ्टर 60 ईयर्स, ओके 60 साल के बाद 1000 टू 5000 ये मिलेगा। और इसका जो एज ग्रुप है 18 टू 40। जनरली हमारी जो भी पेंशन स्कीम है अभी जो रिसेंट में आए हैं, उनका एज ग्रुप है 18 टू 40 है, और 60 साल के बाद पैसा मिलेगा। 18 टू 40 पहले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 60 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, याद रखें। कुछ लोकेशंस न्यूज में है, जैसा फैरो आइलैंड। फैरो आइलैंड ये ग्रीनलैंड के पास है। ओके, ग्रीनलैंड यहाँ पर है, उसके पास फैरो आइलैंड है। 1400 डॉल्फिन्स वेर किल्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल हंटिंग प्रैक्टिस। वो कुछ फेस्टिवल था तो उसने डॉल्फिन्स को वहां पे मारा गया। अफगानिस्तान में तालिबान ने कैप्चर कर लिया, और पंजशीर वैली वो लोकेशन न्यूज में था, वो सबसे लास्ट प्रोविंस टू बी कॉन्कर्ड बाय तालिबान। पंजशीर वैली, इट इज इन अफगानिस्तान, याद रखें। कुछ पर्सनालिटीज न्यूज में, जैसा जयदेव, ये फेमस मतलब राइटर पोएट हैं। इन्होंने किताब लिखी थी गीत गोविंदा। जयदेव रोट गीत गोविंदा, ये 12th सेंचुरी में थे। फ्लोरिस नाइटिंगेल, ये फेमस नर्स हैं, इंग्लैंड से थे। इनको लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है, और इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। वो टाइम पे बहुत सारे वॉर्स हुए थे 19th सेंचुरी में, क्रीमियन वॉर वगैरह। तो वहां पर उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में देते हुए बहुत सारे सोल्जर्स की, पीपल की जान बचाई थी। इसलिए इंटरनेशनल नर्स डे उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका हम बार बार पढ़ते हैं। विडो री मैरिज के लिए काम किए थे, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, इसके अगेंस्ट में भी काम किए। और एक स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाए थे, जो फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स था इंडिया का, उसका नाम क्या था? बैथुनो। बेथुन स्कूल। हाँ, बेथुन स्कूल में ये पढ़ाई भी थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये मैडम भिकाजी कामा है, ये सेक्रेटरी थे दादा भाई नौरोजी की। शी वॉज अ पारसी लेडी। इनका जो डिस्टिंग्विश फीचर है, इन्होंने अनफंग किया था इंडियन फ्लैग को। फर्स्ट टाइम इंडियन ट्राई कलर वॉज hoisted by Madame Bikaji Kama in इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हेल्ड एट स्टुटगार्ट जर्मनी। स्टुटगार्ट जर्मनी में इन्होंने इंडिया का ट्राई कलर अनफर्न किया था, याद रखिए। पंडित भगवान दास, ही वॉज द फाउंडर ऑफ काशी विद्यापीठ, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। काशी विद्यापीठ वही है ना, क्या डिफरेंस है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो हम ये कहते हैं ना। हाँ, ये दूसरा है, काशी विद्यापीठ शायद दूसरा है। ओके, नेक्स्ट मदन लाल धिंगरा, ये रिवॉल्यूशनरी थे। ही असैसिनेटेड कर्जन वाइली। कर्जन वाइली का असैसिनेट किए थे ब्रिटेन में 1909 में। ओके, मदन लाल धिंगरा, याद रखना। ये जो रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंसेस है, एक क्रोनोलॉजी, ऑरेंज क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, जैसा जर्ज किंग्सफोर्ड का असैसिनेशन, रैंड का असैसिनेशन, ओल्ड वायर का असैसिनेशन, कर्जन वाइली। ये थोड़े से एक अप्रोक्सीमेट ईयर हमको पता रहना। विनोबा भावे, ही वॉज अ गांधीयन थिंकर, गांधीयन फॉलोअर। इन्होंने भूदान मूवमेंट चलाई थी। ओके, भूदान मूवमेंट मतलब जिनके पास सरप्लस लैंड है वो लोगों ने डोनेट करना चाहिए लैंडलेस फार्मर्स को, उसको कहते हैं भूदान मूवमेंट। ओके, और इसको लॉन्च किया गया था पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना से।
अभी न्यूज में भी था पोचमपल्ली विलेज, इसको टूरिज्म विलेज बोल के डिक्लेयर किया गया। ओके, भूदान, दो मूवमेंट एक्चुअली लॉन्च किए थे, भूदान प्लस ग्राम दान। अगर विलेज अगर डोनेट कर रहा है, विलेज अगर कलेक्टिवली लैंड डोनेट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ग्राम दान कहेंगे, और अगर कोई इंडिविजुअल अगर डोनेट करता है तो उसको हम भूदान कहेंगे। ओके, इसके बाद श्री भक्ति हो गया भगत सिंह 1926। देखो भगत सिंह ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर भी थे, मेंबर भी थे, और इन्होंने क्या किए थे, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, नौजवान भारत सभा। याद रखो, नौजवान भारत सभा। इनकी फेमस बुक है वाह आई एम अथिस्ट। ओके, ये याद रखो। और इसी के साथ देखो इनके जो मामा थे, अंकल अजीत सिंह, वो भी फेमस है। ओके, नौजवान भारत सभा याद रखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थिंकर थे, को फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ के को फाउंडर थे। इनकी फिलॉसफी है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, याद रखना। और इन्होंने एक मैगजीन भी पब्लिश किया था, पंचज ज्ञान। पंच ज्ञान इनका मैगजीन है। और अभी एक पोर्ट का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल पोर्ट रखा गया। वो पोर्ट क्या है, उसका नाम क्या है, कल ही हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में। दीनदयाल पोर्ट गुजरात का पोर्ट है, मेजर पोर्ट ऑफ गुजरात, कांडला। कांडला का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ऐसे कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, तो ये है, ये नीचे ऑटोनोमस काउंसिल्स वगैरह हैं हमारे इंडिया के, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 स्टेट्स में है। ओके, 4 स्टेट में, आसाम में 3 है, मिजोरम में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, और मेघालय में 3 है, गारो खासी जैतिया वगैरह। ये थोड़े से पता रहना चाहिए। ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इसका न्यूमेरिक पता है आपको? सॉरी, ये लॉग आउट हो गई। चालू है? यस सर। ओके, 12 शेड्यूल्स है, इसका न्यूमेरिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स। ओके, ये याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पीएम। टी से क्या आता है? टेरिटरीज। टेरिटरी, टेरिटरी। ई से आएगा इमोलमेंट। ए से एलोकेशन ऑफ द ए से रिसोर्स। एलोकेशन। आर से रिजर्वेशन। ए से आएगा अफर्मेशन, सॉरी ए से आएगा Affirmation, yes, sir. अलाउंसेस। अलाउंसेस Allowances. आएगा, Yes, sir. सैलरीज वगैरह। राज्यसभा सीट एलोकेशंस। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। मैं बोलता हूँ, एक मिनट। ठीक है, देखो टी से क्या आएगा? टेरिटरी आएगा। ई से आएगा इमोलमेंट अलाउंसेस, ये ई में ही आता है। ए से आएगा ओथ एंड अफर्मेशन, जो स्वेरिंग रहता है वो ए में आएगा, 3rd शेड्यूल। आर में जो है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। एस से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब। ओके, ये ओ से क्या आएगा? अदर ट्राइबल एरियाज। ओके, अदर ट्राइबल एरिया। एफ से ऐसे याद रखो, फेडरल लिस्ट। तो इसमें लिस्ट है, डिवीजन ऑफ पावर जो है हमारा, तो 7th शेड्यूल में। ओके, इसके बाद देखो ओ से जो 8th शेड्यूल है, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, ऐसे कुछ एक्ट्स थे जिनको 9th शेड्यूल में रखा गया है ताकि वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचे रहे। ओके, डी से डिफेक्शन वाला है, 11th शेड्यूल डिफेक्शन। फिर पीएम, पी से पंचायत, और एम से म्युनिसिपैलिटी। ओके, तो ऐसे हमारे शेड्यूल्स हैं, इसको याद रखना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मैगजीन अपना एंड होता है सितंबर 2021 का। ओके, अभी आपके कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं।